हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। इसकी आज हमारी क्लास नंबर 10th है। मैं आपको बता दूं हमारे इस चैनल पे दो सीरीज चल रही है साइमल्टेनियसली। एक चल रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरीज पार्ट कवर करवा रहा हूँ। ये जो क्लासेस है थ्योरी पार्ट वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो रहेंगी, ऑल 10 यूनिट्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं पेपर 1 के। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आपको इन सभी क्लासेस की जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, क्लासेस के जो लिंक है वो प्रॉपर टाइम से आपको अवेलेबल हो जाया करें। वैसे मैं आपको बता दूं डेली शाम को 8 बजे यहाँ पे क्लास होती है इस चैनल पे, तो आप लोग आ जाया करो। आज हमारी क्लास नंबर 10th है फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अगर आपने इस सीरीज की पहले की 9 क्लासों को नहीं देखा है तो देख लेना। हर एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है। हम सभी टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रहे हैं फॉर पेपर 1। इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड गाइस जो सेकंड सीरीज है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो भी शाम को 8 बजे क्लास होती है। इस सीरीज की जो क्लासें हैं वो होती हैं और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन क्लासेस चलती हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शाम को 8 बजे। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसकी भी शाम को 8 बजे क्लासेस होती हैं। इसकी क्लासेस आपको अवेलेबल होती हैं मंडे को, वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को, तो मतलब ऑल्टरनेट डेज क्लासेस चलती हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माई सम स्मॉल अचीवमेंट्स। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था क्लास नंबर 9th में। आज हमारी क्लास नंबर 10th है, इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज एवरग्रीन टॉपिक, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने 9th क्लास नहीं देखी तो देख लेना। दिस इज द 10th क्लास जो कि अभी हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके बैरियर्स इन कम्युनिकेशन जो हैं, इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। प्रीवियस क्लास में मैंने 5 बैरियर इसमें कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम नेक्स्ट 4 बैरियर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एंड गाइज मेक श्योर कि आप इस क्लास को आराम से पूरा देख लें ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। आपका एटीट्यूड बैरियर, मनोवृत्ति बाधाएं। एटीट्यूड बैरियर में क्या होता है आपको दिख रहा होगा कि कितना एटीट्यूड है। देखो दोनों में, इधर देखो ये कुछ बोल रही है, वो एटीट्यूड में सुन ही नहीं रही है। तो ये क्या है, एटीट्यूड है, तो जिससे कि चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन। कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद होता है और दे आर इंट्रोवर्ट, उनको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, मतलब अंतर्मुखी बोलते हैं। कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। और जस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल, जो ज्यादातर सोसाइटी में लोगों से खुल के बात नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। आई एम इंट्रोवर्ट, मैं सच में बताऊं मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं, मतलब ज्यादा मेरी लाइफ बहुत ज्यादा सोशल नहीं है अगर मैं अपनी खुद की बात करूं। बिकॉज मेरा एक चीज मानना है कि यार अपने फोकस करो, अपने खुद की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर दो कि बाकी लोगों की जरूरत ना पड़े आपको। तो ये भी मैं एज ए पर्सनल टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद भी ऐसे ही रहें गाइस, क्योंकि देखो लाइफ बहुत छोटी है। हमें ना वो गिने चुने साल मिले, 60 साल, 70 80 90, मतलब 70 80 साल जो भी मिले हमें, है बहुत छोटी। ऐसा तो नहीं कि 1000 साल मिले तो अपने 500 साल निकाल दो दोस्तों के साथ घूमते घूमते, बाकी 500 साल में देखेंगे क्या कर रहे हैं। नहीं, लाइफ बहुत छोटी है। आप अपने खुद के डेवलपमेंट में इतना टाइम लगा दो, इतना फोकस करो अपने ऊपर, अपने गोल के ऊपर, कि बाकी चीजों के लिए आपके पास टाइम ही ना हो। तो डेफिनेटली अब आप सक्सेस हो जाओगे, बिकॉज आपने पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपने गोल को अचीव करने में। तो बस मैं ऐसे ही पर्सन हूँ। इंट्रोवर्ट एक अच्छी बात है, और लेकिन कुछ लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग सोशल ज्यादा होते हैं। आप लोगों को पता होगा कुछ लोग ज्यादा ही चटर पटर करते रहते हैं, बात करते हैं अपने फ्रेंड से, अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली फ्रेंड से और अपने आसी पड़ोसी से, मतलब लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए करने के लिए, खुजली होती रहती है। मतलब कहने का कि कुछ लोग ज्यादा चंचल टाइप के होते हैं ना कुछ चाहिए उनको बात करने के लिए, कुछ ना कुछ, शांत नहीं रह सकते वो। तो ऐसे में दोनों के साथ प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की। इंट्रोवर्ट के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार जो ज्यादा सोशल होते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा किलिंगी होते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो बोथ दीज केसेस विल बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। दोनों ही कम्युनिकेशन के बैरियर, याद रखना। जो इंट्रोवर्ट है वो भी, उसके लिए भी कम्युनिकेशन की बैरियर है। बिकॉज देखो मुझे एज एन इंट्रोवर्ट मुझे नहीं पता चलता कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली में या फिर मेरी रिश्तेदारी में क्या चल रहा है।
मुझे नहीं मतलब कि मेरी बुआ का लड़का क्या कर रहा है, मेरे मामा का लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस करके बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता चल रहा है बाकी चीजें कैसे चल रही है दुनिया में। और ऐसे ही जो ज्यादा सोशल है वो उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो इतने ज्यादा सोशल है कि उनको कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ ओवर हो जाता है, कहते हैं ना कि ओवर हो गया, तो ओवर होने में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। So some people have attitude issues like huge ego and inconsiderate behavior। जब आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, ईगो भरा हुआ हो जाता है, तो ऐसे में चीजें आपको समझ में नहीं आती, आपके अंदर अहंकार आ जाता है, विशाल अहंकार हो गया है ना, असंगत व्यवहार हो गया। तो ऐसे में चीजें आपको कितने भी समझा लो आपको समझ में नहीं आने वाला। आप कोई पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, बहुत ज्यादा घमंड है किसी चीज को लेकर के, आप वो कितना भी समझा ले उसको चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो ये क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप कम्युनिकेशन तो हो गया लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया जो आप कहना चाहते थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर गाइज जो आपका एटीट्यूड बैरियर है वो दोनों में ही रहता है, लाइक आपका इंट्रोवर्ट हो चाहे जिसको हम अंतर्मुखी कहते हैं, और दूसरा आपका जो सामाजिक पर्सन है, जो ज्यादा ही सामाजिक रहता है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अंतर्मुखी को कुछ पता नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है, और सामाजिक को इतना ज्यादा पता चल जाता है कि इतना बाहर चल रहा है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है। तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि दोनों के साथ ही प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें, बीच के रहें। बीच का मतलब है कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि कमरे में घुसे ही रहो, पता नहीं चले कि बाहर क्या चल रहा है, और ऐसा भी ना हो कि कमरे के बाहर ही रहो, अंदर ही नहीं आ रहे, मतलब खुद पे फोकस नहीं कर रहे कि खुद का भी डेवलपमेंट करना है। तो ऐसा भी ना हो, खुद का डेवलपमेंट भी करें प्लस कुछ टाइम बाहर भी दें, पता तो चले कि बाहर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। और प्लस अपना ईगो साइड में रखें। जब भी हम चीजों को कम्युनिकेट करें, चीजों को समझना चाहते हैं, तो हम ईगो को साइड में रखें। कई बार ना क्लासरूम में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी गाइस कि कुछ बच्चों को ईगो रहता है। अब ईगो और एटीट्यूड क्या रहता है मैं बता दूं अभी, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी कभी हो ऐसा क्लासरूम में। जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपके साथ भी चीजें हो सकती हैं। सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अकाउंट पढ़ाने गए हो किसी क्लास में और किसी बच्चे को अकाउंट अच्छे से आती है, तो ना आपकी बात सुनेगा ही नहीं अच्छे से, क्योंकि उसको ना घमंड है इस बात का कि उसको अच्छे से अकाउंट आती है। तो उसके अंदर ईगो इस बात का कि उसको अकाउंट अच्छे से आती है। अकाउंटेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट है ना अकाउंटेंसी। तो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो ये हो जाएगी ईगो की प्रॉब्लम। आप क्या करें, हो सकता है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चंस भी करने लग जाए, वो आपके मजे लेने लग जाए। तो ऐसे में क्या करें, आप ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछो ना जो आपको भी ना आते हो मतलब ऐसा ना हो कि आपको ना आते हो, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे भयंकर क्वेश्चन पूछो जो कि उसको ना आते हो, शांत होकर बैठ जाएगा वो। तो ये क्या चीज है कि मतलब इससे हम चीजों को ओवरकम कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब उसके ईगो को दिखा दो, उसको आईना दिखा दो कि बेटा बहुत कुछ अभी सीखने को, शांत होकर बैठ जाओ। तो इस तरीके से हम चीजों से ओवरकम कर सकते हैं ताकि आपकी बातें सुने वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर क्या होता है गाइज, इसको बोलते हैं धारणा। आपकी किसी चीज को लेकर के धारणाएं अलग हो सकती हैं, किसी दूसरे पर्सन की धारणाएं अलग हो सकती हैं। डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली। एक ही चीज को दो पर्सन अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, और ये दोनों ही चीजें जो है सही है, मतलब दोनों लोग सही है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पर्सन ने बोला कि भाई ये 6 लिखा हुआ है, और ये पर्सन कह रहा है नहीं नहीं 6 नहीं, ये तो 9 लिखा हुआ है ना। तो दोनों सही है, ये अपने नजरिए से सही बोल रहा है और ये अपने नजरिए से सही बोल रहा है, दोनों ही सही है, दोनों में से किसी की गलती नहीं है। यहाँ पर इसको बोला जाएगा परसेप्शन बैरियर। तो जब तक कि जैसे सपोज करो कंपनी में ये इस तरीके से पड़ा हुआ था नंबर, तो ये बोला 6 लिखा है, ये बोला 9 लिखा है। तो कंपनी के बॉस ने बोला कि भैया ये 9 है, ऐसे लिख दिया, NINE 9 ऐसे लिख दिया। लो अभी स्पेसिफिकली बता दिया गया कि 9 है, तो अब ये पर्सन जो है इस चीज को समझ ले, इस चीज को कि भैया 6 नहीं है, ये 9 ही है, और ये पर्सन तो ठीक है ही पहले से ही। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कहने का कि परसेप्शन बैरियर से हम ओवरकम कर सकते हैं, सर्टेनिटी ला करके चीजों में हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण, चीजों को स्पष्ट तरीके से बता करके हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है गाइस, दिस इज अ फैक्ट which we must consider during the communication process. Knowledge of the perception level of the audience is crucial to effective communication. All the messages must be easy and clear. There should not be any room for a diversified interpersonal set. हमें जो मैसेज कन्वे करने बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो फिर वहां परसेप्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सभी संदेश आसान और स्पष्ट होने चाहिए, जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चीजों को स्पष्ट नहीं रखोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर ये परसेप्शन वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अपने अपने दिमाग लगाने स्टार्ट कर देगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, और वो सही अपने दिमाग, उसके दिमाग के अकॉर्डिंग सही है 6 लिखा हुआ है, लेकिन अगर
कंपनी के बॉस ने बोल दिया कि भाई 6 नहीं है 9 नहीं है, तो अब ये बंदा क्लियर हो गया ना, अभी अपने मन से तो अपने दिमाग तो नहीं लगाएगा, अब तो ये सोचेगा कि भाई 9 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो फिर इस नजरिए से देखेगा, मतलब इस साइड से देखेगा कि हाँ ये 9 ही लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब है कि चीजों में स्पष्टीकरण लाना जरूरी है, चीजों को क्लियर तरीके से जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर परसेप्शन बैरियर से हम ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या होता है गाइस? दैट टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग फास्ट एंड एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप अप विद द न्यूएस्ट डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट स्पीड से जो है चेंज हो रही है। आपको पता है अभी कोविड की सिचुएशन से पहले आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस इतना फेमस नहीं थी, तो जूम जो है, गूगल मीट इतना फेमस नहीं था। लेकिन वो टीचर्स जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, इनका इतना ज्ञान नहीं है, उन टीचर्स को भी समझना पड़ा कि गूगल मीट करके भी कुछ होता है, जूम करके भी कुछ होता है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्लास कैसे स्टार्ट की जाती है और कितने टाइम में एंड करना है, इस पर लिखना कैसे है हमें। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी से भी हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे टीचर है, कोई ऐसा पर्सन जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए एक बैरियर है, वो चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का बैरियर है जिससे आपको ओवरकम करना होता है। सो हैंस समटाइम्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांस में बिकम अ बैरियर। इन एडिशन टू दिस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी समटाइम्स वेरी हाई। तो टेक्नोलॉजी तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टेक्नोलॉजी का की जो कॉस्ट रहती है काफी हाई रहती है। तो खैर वो तो एक बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना होता है ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। अगर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो आप चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एज ए टीचर आपको मिनिमम इतनी चीजों का तो ज्ञान होना ही चाहिए जो कि आपकी टीचिंग फील्ड में यूज होती हैं। जैसे आपका एमएस पावर पॉइंट हो गया, जहाँ पे आप पीपीटी बना करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपका माइक हो गया, किस तरीके से आपको माइक यूज करना होता है, आपको जूम मीटिंग कैसे स्टार्ट करनी होती है, या गूगल क्लासरूम कैसे स्टार्ट करना होता है। मिनिमम जो चीजें आपको पता होनी जरूरी है, अदरवाइज आप अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सोशियो रिलीजियस बैरियर। इसमें क्या होता है गाइस? अ पर्सन में फील अनकंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग विद पीपल फ्रॉम अदर रिलीजियस बिकॉज ऑफ अजम्पशन अबाउट द अदर्स बिलीव्स एंड ओपिनियंस। सामाजिक और धार्मिक बाधाएं क्या होती हैं? जहां पर एक समाज जो दूसरे समाज के साथ, या फिर एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वन मेन कम्युनिकेशन बैरियर स्टेमिंग फ्रॉम द रिलीजन इज इंडिविजुअल्स लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। क्या होता है कि हमारे ना अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती, जैसे हम एज ए मुस्लिम हमें नहीं पता कि इनके एज ए सरदार जो हमारे पंजाबी भाई हैं, उनके लोगों के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है, वो किन चीजों को अच्छा मानते हैं, किन चीजों को बुरा मानते हैं, हमें नहीं पता। अगर हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है तो हम हो सकता है इनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए। ऐसे ही हमारे हिंदू भाई हैं, उनको अगर हमारे धर्म का ज्ञान नहीं, या फिर हमें उनके धर्म का ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है कि हम अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाए। हो सकता है हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो कि इनको बुरा लग जाए, या इनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो इनको बुरा लग जाए। तो जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। तो ऐसे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। जब तक कि आपको नॉलेज नहीं होगी, लैक ऑफ नॉलेज रहेगी, जब तक आपको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, है ना। और आपको पता होगा जैसे हमारे अंग्रेज लोग हैं हेलो बोलते हैं, और चाइना में नी हाओ बोलते हैं, है ना। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से चीजें हैं वो कम्युनिकेट की जाती है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तब तक आप चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और नॉलेज नहीं है तो ही आपके लिए एक बैरियर होता है। नॉलेज अगर आपको है अच्छे से तो आपके लिए बैरियर नहीं है, आप इन चीजों से भी ओवरकम कर सकते हैं। तो इन चीजों से ओवरकम करने का एक तरीका है कि आप इन चीजों को सीखें, यहाँ से जो नॉलेज है वो गेन करें, तभी आप चीजों को कंफर्टेबल तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस कुछ बैरियर होते हैं जिसको हम सिमेंटिक बैरियर के नाम से जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है गाइस। सिमेंटिक बैरियर क्या होते हैं? ये वो बैरियर है कम्युनिकेशन के जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। सो सिमेंटिक बैरियर इन कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग विच रिस्ट्रिक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया आपने। इट कैन बी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, साइन एंड सिंबल, किसी फॉर्मेट में भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कुछ गलत सिंबल का यूज कर लिया, या कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज कर लिया जिसकी डबल मीनिंग थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहां पर, है ना। इस पर्सन ने कुछ बोला, इस पर्सन ने कुछ सुना, और लेकिन उसको समझ भी नहीं आया कि इसने क्या बोला। हो सकता है किसी मीनिंग की डबल मीनिंग, किसी वर्ड की डबल मीनिंग हो। जैसे इस पर्सन ने इस तरीके से समझाने की कोशिश करी, इसने कुछ ऐसे समझ लिया, तो ये क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्यों क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है? अब याद रखना इस चीज को कि सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम। इसको कहा जाता है सिमेंटिक बैरियर। अब ये होते कितने प्रकार के हैं मैं बता दूं। ये आपके हो सकते हैं बैड एक्सप्रेशन। सपोज करो आपने कोई बैड एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे हो सकता है कि जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट के मैच में
अगर चौका लगा है तो पता है कि एक हाथ से आपको 3-4 बार हिलाना पड़ेगा, ऐसे करके लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, मतलब कि वो चौका है। लेकिन चौका मारा था लेकिन आपने दे दिया 6, दोनों हाथ उठा लिए, तो वो क्या एक बैड एक्सप्रेशन हुआ। तो जहां पर 4 रन देने थे आपने 6 रन दे दिए, तो ये क्या एक बैड एक्सप्रेशन की वजह से चीजों को गलत तरीके से आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये गलती हो गई आपकी, तो यहाँ पर बैड एक्सप्रेशन हो सकता है। ऐसे ही हमारी आंखों का, हमारे इशारे जो होते हैं वो गलत हो सकते हैं, चीजों को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, एक सिंगल वर्ड की 2-3 मीनिंग हो सकती हैं। मैंने समझाने की कोशिश करी थी ये वाली मीनिंग, आपने समझ ली ये वाली मीनिंग, तो गड़बड़ हो गई ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फॉल्टी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, कई बार हमने कुछ इंग्लिश में लिखा, उसको समझ में नहीं आया, उसने गूगल से ट्रांसलेट किया, अब गूगल ने इस लाइन का मतलब ही कुछ और ट्रांसलेट करके बता दिया, तो ये क्या ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो ये भी एक आपका सिमेंटिक बैरियर है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, कुछ ऐसी अजम्पशंस हैं, मतलब अजम्पशंस का मतलब होता है कि आपने सोच लिया अपने मन से कि ऐसा हो सकता है, तो कुछ चीजें जो है स्पष्ट तरीके से आपको नहीं बताई गई थी, तो जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसको बोला जाएगा हिंदी में अस्पष्टीकरण। आप स्पष्ट तरीके से कोई चीज नहीं बता पाए, जिसकी वजह से लोगों ने एज्यूम कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिनोटेशन एंड कनोटेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। टेक्निकल जार्गन क्या होते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं, मैंने इनको लिख करके बता दूंगा, बाकी जो चीजें तो इजी है, मैंने लगा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो इसलिए मैंने इनके बारे में इतना नहीं बताया। टेक्निकल जार्गन एंड डिनोटेशन कनोटेशन समझ लेते हैं। टेक्निकल जार्गन क्या होते हैं गाइस, इसको बोलते हैं हम तकनीकी शब्द जाल। अब इसमें क्या होता है, टेक्निकल जार्गन रेफर्स टू द वर्ड्स एक्सप्रेशन दैट बिलोंग्स टू अ सर्टेन फील्ड ऑफ नॉलेज which can only be understood by the specialized people who work on those areas। जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं उनको ऐसे वर्ड्स की मीनिंग पता होती है, सबको नहीं पता होती है, तो उसको बोला जाएगा टेक्निकल जार्गन। जैसे सपोज करो मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो आप सभी बच्चे जो है यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे एज ए टीचर बनने के लिए आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग लॉयर तो नहीं हो, आप लोग लॉयर तो नहीं है, तो अगर कोई मैं ऐसे वर्ड यूज करूं जो कि लॉयर की फील्ड में यूज होते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना है, तो आपको लगेगा सर ये क्या बोले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो ये क्या, मैंने आपको वर्ड्स में फंसा दिया, जिसकी वजह से आप जो आपका और जो मेरा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी जब तक कि मैं इसकी मीनिंग ना बताऊं। इसकी मीनिंग होती है न्यायालय की अवमानना करना, मतलब कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना, कर देना, या फिर डिसओबीडियंट, उसकी अवमानना करना, उसकी बात ना मानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं, जैसे लॉयर, अगर किसी लॉयर से मैं बोलूंगा, आप में से अगर किसी ने एलएलबी कर रखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कोई मेडिकल फील्ड के वर्ड है, पैरासीटामोल है, अब तो पैरासीटामोल क्या है, एक दवा का नाम है, तो कोई मेडिकल फील्ड से उसको समझ में आ जाएगा, जिसने बीए किया होगा और बीकॉम किया होगा उसको शायद समझ में ना आए कि सर क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए जो कि एक जार्गन कहलाए। जार्गन होते हैं एक ऐसे वर्ड जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं, और उन वर्ड्स की मीनिंग उन लोगों को ही पता होती है जो कि उस फील्ड के लोग होते हैं, उस वर्ड्स की मीनिंग सभी को पता नहीं होती है। समझ रहे हैं आप लोग, इसको जार्गन कहा जाता है। तो जब हम ज्यादा जार्गन्स का यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें ज्यादा जार्गन्स का यूज नहीं करना चाहिए। और ये जो टेक्निकल जार्गन्स हैं ये आपके सिमेंटिक बैरियर के ही पार्ट होते हैं, इसी का है टेक्निकल जार्गन। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये सिमेंटिक बैरियर ही होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका डिनोटेशन एंड कनोटेशन, इसको समझ लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। तो नेक्स्ट आपका डिनोटेशन एंड कनोटेशन, ये क्या होता है। डिनोटेशन का मतलब होता है द डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड दैट यू फाइंड इन द डिक्शनरी। आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता, आप डिक्शनरी ओपन करते हो, सर्च करते हो, उसमें जो वर्ड लिख करके आएगा, मतलब जो उसका अर्थ लिख करके आएगा, दैट इज नॉन एज डिनोटेशन। लेकिन कनोटेशन क्या होता है, द इमोशनल सजेशन ऑफ अ वर्ड दैट इज नॉट लिटरल। ऐसे किसी शब्द के भावनात्मक सुझाव जो कि शाब्दिक नहीं है, मतलब जो डिक्शनरी में मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है लोगों ने भावनात्मक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, उसको समझने की कोशिश करी है। जैसे मैं किसका एग्जांपल लेके बताता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा मोब। मोब का मतलब होता है, अगर आप सर्च करेंगे डिक्शनरी में, तो मोब का मतलब होता है सेट ऑफ पीपल, मतलब एक लोगों का ग्रुप, इसको बोला जाता है मोब। आप यहाँ पर एज ए कनोटेशन में, मतलब जो लोगों ने मीनिंग निकाली है इसकी, उसको बोलते हैं एन एंग्री क्राउड, भीड़, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि बहुत गुस्साया हुआ है। आपने सुना होगा मोब लिंचिंग, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंडिया में अभी चल रहा है। मोब लिंचिंग का मतलब होता है कि लोग गुस्से में आकर के, ग्रुप ऑफ पीपल जो है गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर देते हैं, जान से मार देते हैं, तो इसको बोला जाएगा मोब लिंचिंग। आप अगर डिक्शनरी में देखोगे तो वहां बोला जाएगा सेट ऑफ पीपल। लेकिन अगर हम देखें अपने इमोशनल सजेशन, मतलब लोगों ने जो इस चीज का मतलब निकाला है, मीनिंग निकाली है, आपस में जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोला जाएगा कोनोटेशन। तो ये कोनोटेशन की
के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक एंग्री क्राउड है, लेकिन अगर डिनोटेशन दैट इज डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेट ऑफ पीपल है। तो दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर लोगों ने अपने इमोशनल तरीके से इसकी वर्ड की मीनिंग निकाली है, लेकिन ये जो है ये बुकिश लैंग्वेज में, मतलब जो आपके डिक्शनरी में मेंशन है, दैट इज डिनोटेशन। तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जो कि इस डिनोटेशन कोनोटेशन के माया जाल में ना फंसाए, बल्कि ऐसे बोल दो ग्रुप ऑफ पीपल। हमें क्या बोलने की जरूरत है, मोब मोब मत बोलो, ग्रुप ऑफ पीपल बोल दो, काम खत्म। समझ में आ गया? तो ग्रुप ऑफ पीपल देखो सबको समझ में आ गया होगा ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको मोब नहीं पता होगा कि मोब क्या होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो कि सबको समझ में आ जाए। भाई क्यों फंसाना है किसी को ऐसे वर्ड माया जाल में, मतलब शब्दों के जाल में, ताकि चीजों को दिक्कत हो जाए समझने में, समझ रहे हैं? तो कम्युनिकेशन तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप इजी वर्ड्स यूज करें, डिनोटेशन कोनोटेशन का यूज ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो डिनोटेशन कोनोटेशन का यूज नहीं करना चाहिए, टेक्निकल जार्गन यूज नहीं करने चाहिए, अनक्लैरिफाइड एजम्पशन नहीं लगानी चाहिए, फॉल्टी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, हमें ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने जिसकी बहुत सारी मीनिंग निकल के आए, बैड एक्सप्रेशन भी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपके सिमेंटिक बैरियर से आप ओवरकम कर जाएंगे, नहीं तो सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए इस तरीके से कि टेक्निकल जार्गन जो है वो किस तरह का बैरियर है, तो उससे आप क्या बोलेंगे, वो आपका सिमेंटिक बैरियर है। समझ में आ गया? एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपसे पूछ लिया कि फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया है, क्वेश्चन में पूछ लिया फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया है, बताओ किस तरह का कम्युनिकेशन बैरियर है ये, तो आप बोलेंगे सर ने हमें बताया था कि सिमेंटिक बैरियर होता है। तो आप क्या लिखेंगे, सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है चीजें? आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। गाइज जो हम एज ए टीचर हम आपके लिए गेट ओपन कर सकते हैं, आपको रास्ते दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद होता है। ठीक है, आपको मेहनत खुद करनी है। देखो मैं आपके लिए क्लास अटेंड करने नहीं आऊंगा, मैं आपके लिए मेहनत नहीं करूंगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन आपको चलना खुद ही होता है। तो बस इस चीज के साथ आप मेहनत करते रहो, लगे रहो, डेफिनेटली आप भी अपना जो गोल है वो अचीव कर लेंगे। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।